नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीका अकेडमी में। ये क्लास है आपकी राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए और इसमें अपन पढ़ेंगे जून महीने का करंट अफेयर, ठीक है? इससे पहले एक क्लास ली थी जिसमें हमने द्विमासिक करंट अफेयर पढ़ लिया था। अप्रैल और मई का करंट अफेयर अपन ने एक साथ पढ़ा था भाई, ठीक है? अप्रैल का प्लस मई का करंट अफेयर अपन ने एक साथ पढ़ लिया था। ये जून का करंट अफेयर है, थोड़ा लेट जरूर है ना? पर इतना भी लेट नहीं है। 15 तारीख है आज। आज अपन इसको पढ़ेंगे भैया ना, 2 क्लासेज में पढ़ेंगे। आज पहली क्लास है करंट अफेयर्स की। अब जो मैंने पिछले महीने से जब भी मैंने आपको ये पढ़ाना स्टार्ट किया है, पहले मैं क्या करता था, सूजीस अलग से पढ़ाता था आपको, प्लस साथ में अलग से लेके बाद में मैं मैगजीन्स लेकर आता था। ठीक है? तो होता ये था कि कभी-कभार सूजस वाली बातें वो मैगज़ीन वाली बातों में कवर नहीं होती थी और कुछ स्टूडेंट जो है वो सिर्फ़ मैगज़ीन वाली वीडियो देख के जाते थे, सूजस वाली नहीं। प्रश्न तो उसमें आएँगे नहीं, क्योंकि सूजस की वीडियो तो अलग थी, वो अलग से देखते नहीं थे। हालाँकि आरपीएससी की तैयारी करने वाले सूजस की वीडियो अलग से ढूँढते हैं। लेकिन फिर जब मैंने अलग से पढ़ाना किया कि सूजस अलग वीडियो है, मैगज़ीन वाली अलग वीडियो है जो मंथली करवाता हूँ मैं, तो लोगों ने बोले कि प्रश्न तो आ ही नहीं रहे। मैंने बोला भई सूजस वाली वीडियो भी देख लो एक बार, लग जाएगा आपको कि प्रश्न तो यहीं से आ रहे हैं। अब मैंने क्या किया, जैसे अप्रैल वाला करंट अफेयर है और मई वाला, ये दोनों एक साथ करवाए, अप्रैल और मई। और ये अब हो जाएगा आपके जून वाला। इन तीनों करंट अफेयर्स को मैं अप्रैल, मई और जून, इन तीनों करंट अफेयर्स की क्या खास बात है कि इसमें सुजस्वी है प्लस अन्य पत्रिकाओं का सार भी है। मतलब सुजस्वी अपन एक ही जगह पढ़ लेंगे और जो आपके मार्केट में मैगजीन्स आती है किनोजी मूमल, वो उसका कंटेंट भी अपन एक ही जगह पढ़ लेंगे। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि और भी पत्रिकाएँ जो है वो सारी कवर है इस वीडियो में, सुजस भी कवर किया गया है, बड़े अच्छे ढंग से सुजस भी कवर है यहाँ पे, है ना? तो राजस्थान करंट अफेयर्स की एक तरह से आप ये मान लीजिए कि अच्छी स्लाइड्स है, काफ़ी स्लाइड्स है, कंटेंट भी थोड़ा-सा ठीक-ठाक है कि आपके लिए एग्ज़ाम में प्रश्न दिया जाएगा। सेकंड ग्रेड का पेपर अभी लगे हैं, तो वहाँ भी काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिले हैं। ये आप देखोगे करंट अफेयर्स की जो मैंने बुकलेट भी डाली थी बना के, तो वहाँ देखोगे तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से सेम टू सेम आपकी परीक्षाओं में छपे हैं। ठीक है? तो याद रखना है कि प्रश्न यहाँ से आते हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स के और आपको जो भी तैयारी कर रहे हो, आप चाहे सीईटी हो, पीएसआई हो, आरपीएससी की भर्ती परीक्षाएँ हो, ठीक है? सबके लिए ये करंट अफेयर आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन को। पहली आपके पॉलिसी और नीतियों का एक जो प्रश्न है आपके बार-बार घूम रहा है, औद्योगिक नीति 2026 आई है आपके, इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। औद्योगिक नीति के बारे में प्रश्न है जो आपसे पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। औद्योगिक नीति में आपको एक बात याद रखनी है, वो क्या है कि औद्योगिक नीतियों में इस बार जो नई औद्योगिक नीति आई है, इसमें 4 मॉडल इन्होंने दिए हैं। 4 मॉडल से मतलब है कि जो औद्योगिक पार्कों का विकास होगा, उसमें जो निजी संस्थान है, जो कंपनी है, वो किस तरह अपने पार्क का विकास करेगी और रिको उसमें क्या सहायता करेगा। प्लस सरकारी प्रावधान क्या-क्या है, तो बहुत सारी नीतियाँ अपन पढ़ रहे हैं कि भई मैंने पिछले महीने की करंट अफेयर्स में भी बहुत सारी पॉलिसीज़ पढ़ाई है। तो इस बार हर पॉलिसी जो पॉलिसीज़ है, जैसे आप चाहे औद्योगिक पार्क पॉलिसी की बात करें, ठीक है? एमएसएमई नीति के बारे में बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के बारे में बात करें, ये जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई है उसके बारे में बात करें, तो यहाँ से आपके खूब सारे प्रश्न लगातार परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं और परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको तैयारी करनी है। तैयारी उस हिसाब से करनी है कि आपके प्रश्न गलत ना हो और प्रश्न यहाँ से मिल जाए, ठीक है? इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, एक तो। औद्योगिक पार्क नीति 2026 प्रश्न आपके पीएसआई में पूछा गया था। अनावरण तिथि है 18 मार्च 2026 को ये घोषित की गई थी। कब की बात है? 18 मार्च जब मार्च का करंट अफेयर पढ़ा वहाँ भी बताया, लेकिन वापस चर्चा में है तो पढ़ लेते हैं। 18 मार्च 2026 को तिथि आई है। रिको द्वारा 1 जून 2026 से इसके आवेदन शुरू किए गए कि आप आवेदन कर दीजिए। 1 जून 2026 से आवेदन किए गए, इसलिए अपन जून वाली करंट में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है? निजी डेवलपर्स के माध्यम से विकास किया जाएगा किसका? औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य है विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों को बनाना, उनकी व्यवस्था करना, उनको सुनियोजित करना। भूमि, जल, ऊर्जा का कुशल एवं सतत उपयोग, ये सारी बातें बोल वचन वाली बातें हैं, ठीक है? मेन-मेन बातें क्या है कि शुरू कब की गई? तो इसका अनुमोदन होता है 18 मार्च को और इसके आवेदन लेता है रिको। रिको द्वारा इसके आवेदन शुरू कर दिए गए, कब की बात है? 1 जून से, ठीक है? तो 1 जून से आवेदन शुरू कर दिए गए। निजी डेवलपर्स द्वारा औद्योगिक पार्कों का निर्माण किया जाएगा। ये इस पॉलिसी की बात है, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, ये याद रखनी है आपको, 2026 की नीति है ये, है ना? इसमें 4 मॉडल है, 4 मॉडल पर काम करती है ये। मॉडल ए में है रिको की भूमि निजी डेवलपर द्वारा संपूर्ण विकास किया जाएगा। कुल मिला के औद्योगिक पार्क जो बनाने हैं, किसकी बात कर रहा है ये?
ये बात कर रहा है औद्योगिक पार्कों के विकास की। औद्योगिक पार्कों के विकास की बात चल रही है, उसमें ये है कि भाई जो निजी डेवलपर्स हैं, तो निजी विकास करता है, निजी कंपनी या निजी औद्योगिक संस्थान है, वो बनाएगी औद्योगिक पार्क। औद्योगिक पार्क। अब मॉडल एक ये कह रहा है कि भूमि, मॉडल ए में क्या है? मॉडल ए का मतलब है कि औद्योगिक पार्क बनाने के लिए कंप्लीट 100% भूमि कौन देगा? भूमि का 100% कौन देगा? रिको। रिको 100% आपको भूमि देगा, आप उस पर औद्योगिक पार्क का विकास कर लीजिए, ये मॉडल ए है। ये चारों मॉडल से प्रश्न पूछे गए हैं कि रिको द्वारा कहा गया कि हमारी भूमि पर आप डेवलपमेंट करो, औद्योगिक पार्क बनाओ, पूरी 100% भूमि कौन देगा? रिको देगा। मॉडल बी में है 80% भूमि डेवलपर की होगी तथा 20% रिको की होगी। दो मॉडल है। पहला मॉडल है कि 80% तो पहला जो मॉडल है मॉडल ए, उसमें है कि 100% भूमि रिको देगा, आपको विकास करना है, आप संस्थान हो, आपको औद्योगिक पार्क का निर्माण करना है। मॉडल वी कहता है कि 80% भूमि निजी डेवलपर की होगी। 80% भूमि निजी डेवलपर की होगी, जो डेवलप करेगा वो 80% भूमि देगा, लेकिन रिको आपको 20% भूमि देगा। पहले में तो 100% इको रिको द्वारा भूमि दी गई है, दूसरे में 20% रिको द्वारा दी गई है। तीसरे में है पूरी भूमि की व्यवस्था एवं बुनियादी विकास डेवलपर द्वारा किया जाएगा, स्वयं विकास करेगा, स्वयं की भूमि होगी। चौथे में है कि पब्लिक 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 प्राइवेट पार्टनरशिप जो है पीपीपी मॉडल, इस मॉडल पर आधारित आपके संयुक्त रूप से विकास किया जाएगा मॉडल डी में। चार मॉडल दिए गए हैं। इस नीति में कहा गया औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति में कि औद्योगिक पार्कों का निर्माण किया जाएगा। औद्योगिक पार्कों के निर्माण के लिए चार मॉडल दिए गए। पहला मॉडल था कि औद्योगिक पार्क बनाने के लिए, औद्योगिक पार्क एक ऐसी जगह होती है जिसमें औद्योगिक ढांचे का निर्माण किया जाता है, आप अन्य चीजों का निर्माण कर सकते हो। पूरा भूभाग होता है जिसमें आप एक तरह का अपना सिस्टम बैठाते हो, जिसमें आपको उत्पादन करना है वस्तुओं का, सारी चीजें वही करनी है। एक तरह का काम मान लीजिए कि वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है किसी उद्योग के लिए, वो सारी बनाने के लिए मॉडल दिए गए। अब रिको कह रहा है कि मॉडल ए के तहत हम 100% भूमि देंगे, मॉडल बी के तहत हम 20% भूमि देंगे, मॉडल सी में हम कुछ भी नहीं देंगे, मॉडल डी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करेंगे। ये चार मॉडल है, बस समझ लीजिए। मॉडल ए क्या है कि 100% भूमि देंगे। मॉडल ए में है रिको 100% भूमि देगा। मॉडल बी में क्या है कि रिको 20% भूमि देगा। मॉडल सी में क्या है कि हम कुछ भी नहीं देंगे। मॉडल डी में क्या है? मॉडल डी में है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर काम करेंगे। ये चारों मॉडल याद रखने हैं, प्रश्न यहाँ से आता है। आगे जाइए। निजी औद्योगिक पार्क के निर्माण के लिए कम से कम औद्योगिक संस्थान के पास में 50 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। मतलब आप कह रहे हो कि औद्योगिक पार्क बनवाना है, ये प्रश्न आपके स्टेटमेंट में आएगा, बिल्कुल परीक्षा में आएगा कि औद्योगिक पार्क बनाने के लिए जो भी संस्थान इसमें आवेदन करेगा, रिको ने बोल दिया कि आवेदन कर दीजिए। रिको ने क्या बोला है कि 1 जून से 2026 से आवेदन कर दीजिए। आवेदन वो संस्थान करेगा, आवेदन कर दीजिए। आवेदन कौन करेगा? जिसके पास में न्यूनतम 50 एकड़ भूमि होगी, न्यूनतम 50 एकड़ भूमि होगी। 50 एकड़ भूमि अनिवार्य है। जिसके पास में 50 एकड़ भूमि नहीं है, वो संस्थान इसके तहत आवेदन नहीं कर सकता। ये कंडीशन है आपके पास में। न्यूनतम इकाइयां, प्रत्येक पार्क में कम से कम 100, कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयां आवश्यक है। तो आपने एक औद्योगिक पार्क बना दिया, ये औद्योगिक पार्क है, कोई से भी मॉडल के तहत बनवा दिया आपने, पीपीपी पे हो या 20% रिको की भूमि पर हो या 100% रिको की भूमि पर हो, कोई औद्योगिक पार्क बन गया। तो इस औद्योगिक पार्क में कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयां आप बनाओगे। 10 औद्योगिक इकाइयां आप बनाओगे। 10 औद्योगिक इकाइयां कितनी? 10 औद्योगिक इकाइयां अनिवार्य रूप से वहां होनी चाहिए। 10 औद्योगिक इकाइयां, 10 औद्योगिक इकाइयां यहाँ होनी चाहिए। ये प्रावधान है कि कम से कम 50 एकड़ तो भूमि आपके पास में होनी चाहिए। दूसरी बात है कम से कम उस औद्योगिक पार्क में 10 क्या होनी चाहिए? औद्योगिक इकाइयाँ होनी चाहिए। इकाई से मतलब है एक औद्योगिक इकाई में क्या होगा? किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हो, माना कि साबुन वाली फैक्ट्री है, ठीक है? कोई कंपनी है, कोई संस्थान है औद्योगिक, यहाँ साबुन बना ले, इसमें शैम्पू बना ले, इसमें कुछ और बना ले, है ना? इसमें परफ्यूम बना दे। इस तरह उस औद्योगिक संस्थान के पास में, उस औद्योगिक पार्क में कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयाँ यूनिट्स होगी। मॉडल ए भूमि जो है योजना के तहत कुल 374 हेक्टेयर भूमि आरक्षित कर दी गई है। देखो ने कहा मॉडल ए में कि हम 100% भूमि देंगे। तो आप 100% भूमि दोगे तो आपके पास में भूमि होनी चाहिए। तो सरकार ने 374 हेक्टेयर भूमि आरक्षित कर दी है किसके लिए? विकास के लिए। तो सरकार ने 374 हेक्टेयर भूमि आरक्षित कर दी है मॉडल ए के तहत।
कि भाई हमारे पास में इतनी भूमि है, जो भी इंटरेस्टेड है आइए और औद्योगिक पार्क का विकास कीजिए। मॉडल डी की बात करें तो मॉडल डी के लिए कुल 271 हेक्टेयर की भूमि प्रस्तावित है। मॉडल डी कौन सा था? मॉडल डी में हमने बता दिया कि भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम होगा। इस पार्टनरशिप पे आप आइए, सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ मिलकर आप औद्योगिक पार्क का विकास कीजिए। 271 हेक्टेयर भूमि तो मॉडल डी के लिए और 374 हेक्टेयर भूमि मॉडल ए के लिए रिको प्रस्तावित कर चुका है, रिको दे चुका है कि आप इस भूमि पर आइए, औद्योगिक पार्क बनाइए, आवेदन कीजिए। और ये याद रखना है कि यदि कोई संस्थान औद्योगिक पार्क बनाएगा, तो औद्योगिक पार्क बनाने के लिए इस नीति के तहत जो भी लाभान्वित होगा, जो शामिल होगा, उसके पास में 50 हेक्टेयर की भूमि न्यूनतम होनी चाहिए। 50 हेक्टेयर न्यूनतम के पास में भूमि होनी चाहिए और उस औद्योगिक संस्थान का निर्माण आपने करना है, उसमें आप न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयाँ, 10 औद्योगिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, आप 10 औद्योगिक यूनिट कम से कम आप लगाओगे। ये 2 कंडीशन आपको पूरी करनी है, ठीक है? बात करें प्रथम श्रेणी के क्षेत्र की तो बालोतरा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ जिले प्रथम श्रेणी के क्षेत्र घोषित किए गए हैं औद्योगिक प्रोत्साहन पार्क प्रोत्साहन नीति के तहत जो चिन्हित क्षेत्र किए गए हैं। द्वितीय क्षेत्र में है भीलवाड़ा, बूंदी, बिडवाना, कुचामन। तीसरे में है दौसा, हालांकि ये आपके लेवल पर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? लेकिन याद रखना है कि आरपीएससी गलती से पूछ ले तो एक बार देख के चलना है इस चीज को, ठीक है? आगे चलते हैं। एक नीति है कौशल नीति 2025। कौशल नीति 2025 ये याद रखना है आपको। इसमें क्या है कौशल नीति में भाई? कौशल नीति 2025 में क्या है भाई? ये आपके एक पार्क हो गया औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 अपन पढ़ चुके हैं। अब है कौशल नीति 2025। 22 जून 2026 को इसको अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति को याद रखना है कौशल नीति 2025। आरएसएलडीसी की 50वीं बैठक में इसका निर्णय लिया गया। ये मॉडल है रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय, आरटीडी मॉडल पर आधारित है। मैं आपने भर्ती की, ट्रेनिंग दी उनको और मैदान में उतार दिया काम करने के लिए। इसमें क्या है कि उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार युवाओं की भर्ती की है। नियोजन का लक्ष्य है प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सीधे उपयुक्त पदों पर नियोजन करना। कौशल 2026 कौशल नीति। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कौशल नीति में क्या होगा कि आपको कौशल, ठीक है, कौशल नीति 2026 आरटीडी मॉडल पर काम करती है और आरटीडी मॉडल का मतलब क्या है कि जो भी युवा है, इससे दो काम हो जाएंगे। एक तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, एक तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरा काम क्या होगा इसमें? जो भी संस्थान है, औद्योगिक संस्थान है, उसको प्रशिक्षित युवा मिल जाएंगे, प्रशिक्षित युवा मिल जाएंगे, प्रशिक्षित कामगार मिल जाएंगे, कामगार मिल जाएंगे, है ना? युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, प्रशिक्षित कामगार मिल जाएगा। कौशल नीति में आपको कौशल सिखाया जाता है, युवाओं को कौशल सिखाया जाता है। इसमें क्या करेंगे? पहले की भर्ती लेंगे, आपको रिक्रूट करेंगे, फिर आपको ट्रेनिंग देंगे। रिक्रूट, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट, उसका मतलब होता है कि आपको रोजगार, पहले तो आपको भर्ती करेंगे, ठीक है? कौशल नीति में पहले आपकी भर्ती की, फिर आपको ट्रेनिंग दी, फिर आपको ट्रेनिंग दी, फिर आपको नियुक्त कर दिया, फिर आपको नियुक्त कर दिया। तो ये आरटीटी मॉडल पर आपका ये नीति है कौशल नीति 2026। तो ये याद रखनी है आपको, 2025 वाली नीति है। इसमें क्या है खास बात कि इसको 22 जून 2026 को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई। कौशल नीति 2025 को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई। आरएसएलडीसी की 50वीं बैठक, जो बोर्ड की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया। ये आपके आरटीटी मॉडल पर इस नीति का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसमें क्या है कि जो संस्थान है उसको के जो काम करने वाले कामगार है वो प्रशिक्षित या के कुल मिला के काम करने वाले जो युवक मिलने हैं, जो रोजगार मिलना है लोगों को, वो ट्रेनिंग लेकर, प्रशिक्षण लेकर आपके पास काम करने आएंगे, तो आपके काम करने की गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाएगी। ये सारी बातें हैं कौशल नीति 2025 के बारे में। आगे आ जाइए उसके बाद में। अब इसमें न्यूनतम आयु सीमा भी बना दी गई कि कौन-कौन व्यक्ति होगा जो इस नीति के तहत आपके लाभ प्राप्त कर सकता है। तो आपकी उम्र 18 या उससे अधिक होनी चाहिए। न्यूनतम 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक का युवा ही इस नीति के तहत आप अ, रोजगार पा सकते हो। इस नीति में जैसे आपको पता है कि भई 18 वर्ष तो सरकार अपने काम के लिए या फिर खुद कोई नीति चलाती है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें कम उम्र के बच्चों को शामिल कर लेंगे। न्यूनतम 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। बेरोजगार की पात्रता कि कौन बेरोजगार होगा? केवल गैर नियोजित बेरोजगार ही युवा ही आवेदन कर सकते हैं। मतलब वो युवा जो नियोजित नहीं है, किसी काम को नहीं कर रहे ऑलरेडी, वो युवा ही इस नीति के तहत काम करेंगे।
विद्यार्थी अपवर्जन की बात करें तो स्कूल कॉलेज में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र पात्र होंगे। मतलब वो छात्र जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, और उनको लगा कि प्राइवेट जॉब भी कर लेते हैं, कोई काम देख लेते हैं, कोई काम कर लेते हैं। कोई व्यक्ति जो स्कूल या कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, मतलब अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर उनकी कक्षाएँ चल रही है कॉलेजों में, बीएससी, एमएससी, एमए कुछ कर रहे होंगे, 10वीं 12वीं कुछ पढ़ रहे होंगे। इस तरह के छात्र इस नीति के तहत बिल्कुल अपात्र हैं, भले ही उनकी एज कितनी भी हो जाए। उसके बाद में है विशिष्ट जॉब रोल एवं एनसीक्यूएफ मानकों के अनुरूप कि ये कुछ शैक्षणिक योग्यताएं होती है, ये आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र अपात्र हैं की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। आप स्कूल कॉलेज 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आप स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ते होंगे, आप स्कूल या कॉलेज नहीं जाते हैं। ये आपकी कोई 2 बातें याद रखनी है, ठीक है? प्लस वो व्यक्ति कहीं और काम नहीं कर रहा होगा, कहीं और कोई काम नहीं कर रहा होगा, कहीं और काम नहीं कर रहा होगा, कहीं और नियोजित नहीं होगा। तो ये 3 शर्तें आपको याद रखनी है कि कौशल नीति में आपको पहले भर्ती करेंगे आपकी, फिर आपको ट्रेनिंग देंगे, फिर आपको काम दे देंगे, ठीक है? तो संस्थान आरटीडी मॉडल पर काम करेगा। सरकार ने इसको 22 जून को अनुमति दे दी है। कौशल नीति 2025 है। इस नीति में वो युवा शामिल होंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, वो युवा शामिल होंगे जो कहीं और काम नहीं कर रहे, वो युवा शामिल नहीं होंगे जो स्कूल में है या कॉलेज में है, ठीक है? और क्या है, रोजगार मॉडल की बात करें तो 120 घंटे का अनिवार्य रोजगार मिलेगा। तैयारी प्रशिक्षण के दौरान जब आप प्रशिक्षण लोगे, आप ट्रेनिंग लोगे तो उस समय आपको 120 घंटे का रोजगार मिलेगा ताकि आप सीख सके। संवाद, शिष्टाचार, कंप्यूटर की बुनियादी शिक्षा आपको मिलेगी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको मिलेगा, ठीक। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर निश्चित थर्ड पार्टी द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, क्या आप काम करने के लायक हो या नहीं हो। ये सारी बातें हैं कौशल नीति 2025 के तहत में। एक तरह से युवाओं को रोजगार देने का ये अलग से एक तरह की योजना है कौशल नीति। पहली नीति जो अपन ने पढ़ी है औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है दिल से नीति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली नीति मैं कहूंगा कि औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति आपको पढ़नी है। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुकी है, आएगी परीक्षाओं में। उसके बाद में है दिल से, ठीक है। ये मूवी भी है आपके एक, आपने देखी होगी दिल से, ठीक है। दिल से योजना ये पढ़नी है। योजना का पूरा नाम क्या है? डेडिकेटेड इंटरवेंशन एंड लाइफ सेविंग टेनी इमरजेंसी। दिल से, डी से मतलब है डेडिकेटेड, आई से क्या है इंटरवेंशन, एंड एल से क्या है लाइफ सेविंग टेनी इमरजेंसी। दिल से इस नीति का नाम है, इस योजना का नाम है। दिल से ही आपको इसको याद रखना है, भूलना नहीं है ना। काम भी क्या करेगी? हार्ट अटैक के गंभीर मरीजों को त्वरित आपातकालीन इलाज देगी। हार्ट अटैक के जो आपके पेशेंट होते हैं उनको इमरजेंसी इलाज देने के लिए दिल से योजना शुरू की है ताकि उनके दिल का इलाज किया जा सके, ठीक है। आपको दिल से इसको याद रखना है। उसके बाद में क्या है? गोल्डन आवर उपचार। लक्षण दिखने के पहले घंटे में जीवन रक्षक चिकित्सा प्रदान की जाएगी। किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, लोगों को बेसिक जानकारी नहीं होती कि जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आए, उस समय क्या प्राथमिक चिकित्सा जो पहली बार में आप दे सकते हो, कल पहुँचने से पहले आप जो मरीज की मदद कर सकते हो, उस समय आपको क्या जागरूकता होनी चाहिए, आप क्या कर सकते हो उस समय? वो सारी बातें आपको बताई जाएगी दिल से योजना में। किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, गंभीर मरीजों को त्वरित आपातकालीन इलाज दिया जा सके, उसी समय इलाज दिया जा सके, उसके लिए डेडिकेटेड इंटरवेंशन एंड लाइफ सेविंग स्टेनिंग इमरजेंसी योजना शुरू की गई है। इस योजना में जैसे ही हार्ट अटैक के लक्षण दिखते हैं, पहले घंटे में जीवन रक्षक चिकित्सा प्रदान करना, कि पहले घंटे में उसको कौन-सी चिकित्सा प्रदान कर की जाएगी। तम क्षेत्र में अजमेर एवं कोटा संभाग को चुना गया है दिल से योजना के तहत। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं एवं उससे बड़े स्तर के जो अस्पताल होते हैं, वहाँ पर इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी तो शुरू किया जा रहा है, बाद में और जगह भी और संभागों में भी काम किया जाएगा। दिल से योजना की मैं बात कर रहा हूँ, योजना का नाम है दिल से, ठीक है। बिल्कुल थोड़ी सी इम्पोर्टेंट योजना है और आप लोगों को याद रखनी है दिल से, है ना। दिल से को दिल से ही लेना है, कुछ और अपना खुफिया दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। क्या बना दिया मैंने, दिल को क्या कर दिया भाई साहब, ये तो शर्म की बात है। दिल नहीं लिखा जा रहा, दिल से, ना ये योजना है। पहली बात तो एग्जाम में यदि प्रश्न आ जाए
तो दिल से दिल याद रखना है कि दिल के लिए योजना है। दिल के लिए मतलब हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए योजना है। और इस योजना में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किसको चुना है? अजमेर और कोटा संभाग को चुना है। अजमेर संभाग और कोटा संभाग में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखना है। अभी ये जो चलेगी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं सीएचसी से ऊपर लेवल के या इस लेवल के अस्पतालों में इसको क्रियान्वित किया जाएगा। मरीज को शुरुआती घंटों में लक्षण दिखे हैं हमको कि इसको भाई ये बीमारी है, तो उस समय क्या चिकित्सा प्रदान किया जाएगा, उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, दिल से योजना। दिल से योजना, पहली बात तो कोटा प्लस अजमेर संभाग, कोटा और अजमेर संभाग में, कोटा और अजमेर संभाग में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कोटा और अजमेर संभाग में शुरू किया जाएगा, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। ठीक है, दिल से योजना में हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के मरीजों को त्वरित मतलब इमरजेंसी त्वरित उपचार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, दिल से योजना में त्वरित उपचार किया जाएगा हार्ट अटैक के मरीजों को। कोटा और अजमेर संभाग में इसको शुरू किया जा रहा है और सामुदायिक स्तर और उससे बड़े स्तर के अस्पतालों के लिए ये योजना है। और इसका पूरा नाम क्या है भाई? इसका पूरा नाम याद रखना, डेडिकेटेड इंटरवेंशन एंड लाइफ सेविंग स्टेनी इमरजेंसी। डेडिकेटेड इंटरवेंशन ऊपर लिख दूं, ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, डेडिकेटेड इंटरवेंशन फॉर लाइफ सेविंग स्टेनी इमरजेंसी। ठीक है, ये पूरा नाम भी याद रखना है भैया ना, आरपीएससी या दिनेश बोर्ड पूरा नाम भी आपसे पूछ सकता है। तो ये योजना दिल से योजना है, आपको याद रखनी है। उसके बाद में है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पुरानी योजना है, पर इसका डाटा भी आया कि जयपुर जिला सर्वाधिक 60,000 आवेदन दर्ज कर राजस्थान में पहले स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत में जो आवेदन किए गए हैं उसमें राजस्थान का जयपुर पूरे राजस्थान में आवेदन के मामले में पहले स्थान पर रहा है। दूसरे पर है आपके जोधपुर, तीसरे पे है आपके बीकानेर जिला, ठीक, चौथे पे आपके अजमेर जिला। बस इतना याद रखना है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आवेदन किए गए, उस आवेदन में राजस्थान का जयपुर पहले स्थान पर रहा। बस यही प्रश्न बनेगा। ये हो गया आपकी चाय खत्म और अपना शुरू करते हैं इसको फुल स्पीड से। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, सर्वाधिक 60,000 आवेदन किए गए जयपुर से। आपको सिर्फ जयपुर वाला याद रखना है, जयपुर से 60,000 आवेदन किए गए। ठीक है, जयपुर राजस्थान में पीएम स्वनिधि योजना के आवेदन के मामले में पहले स्थान पर है। प्रथम स्थान है आवेदन के मामले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। सेकंड पर है जोधपुर, थर्ड पर है बीकानेर, फोर्थ पर है अजमेर। फोर्थ तक नहीं जाना, पहला जयपुर याद रखना है, पहला जयपुर याद रखना है, दूसरा जोधपुर याद रखना है। काम तो यहां से हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे जाइए। स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन कौन होंगे? महिला भागीदारी, राजस्थान में कुल लाभार्थियों में 34% महिलाएं लाभ लेती है स्वनिधि योजना का। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में खुद को स्वनिधि चलाने के लिए, खुद को रोजगार चलाने के लिए, स्टार्टअप की स्थापना करने के लिए आपको पैसा मिलेगा, लोन मिलेगा, सरकार के द्वारा आपकी आर्थिक सहायता की जाएगी। उसमें राजस्थान के लोगों ने बहुत ज्यादा आपके आवेदन किए हैं। राजस्थान में जयपुर के लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, पहले स्थान पर जयपुर आया है। इस योजना में राजस्थान की जो महिलाओं की भागीदारी है वो 34% है। कुल लाभार्थियों में से 70% SC ST एवं ओबीसी वर्ग के लोग हैं। जो आपके प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, इसमें जितने भी आवेदन आए हैं समझ समझ के चलना है भाई। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जितने भी आवेदन आए हैं उनमें से 70% तो 70% आवेदन आए हैं वो SC ST या ओबीसी से है भाई। परसेंट आवेदन SC ST OBC वर्ग से आए हैं, जनरल वर्ग के मात्र 30% आपके क्या आया है, आवेदन आए हैं। राजस्थान में कुल लाभार्थियों में से, मतलब राजस्थान में जो लाभार्थी थे उनमें से 34% महिला है कि 66% कौन है? पुरुष है भाई। ठीक है, समाज के सबसे छोटे वेंडर्स को सीधे उनके बैंक खातों में ऋण की उपलब्धता मिल जाएगी। पीएम स्वनिधि योजना, स्वनिधि खुद को काम करने के लिए, खुद का स्वरोजगार बनाने के लिए आप क्या दोगे? सरकार आपको ऋण देगी।
जो छोटे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, छोटे वेंडर्स व्यापारी होते हैं, छोटे रेहड़ी पटरी वाले जो दुकानदार होते हैं, उनको आर्थिक सहायता चलाने के लिए देने के लिए सरकार ने योजना शुरू की है। समय पर ऋण चुकाने वाले वेंडर्स को 7% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। आपको 7% की अतिरिक्त सब्सिडी मिल जाएगी यदि आपने लोन लिया है और समय पर चुका दिया। क्या बात थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, बात क्या कर रहा था मैं? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। स्वनिधि योजना, ठीक है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इस योजना को ध्यान से समझना। आता है प्रश्न आपके इस तरह का सीईटी में, आपके इंडियन करंट अफेयर सिलेबस में है और बाकी राजस्थान की आरपीएससी, पीएसआई, आरएस वगैरह सारी एग्जाम्स में ये काम की है आपके। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पहली बात तो कि इसमें आवेदन किए गए, अभी आवेदन का डाटा आया और आवेदन में आपका जयपुर टॉप पर रहा। पीएम स्वनिधि योजना के आवेदन में जयपुर टॉप पर रहा। जयपुर से 60,000 आवेदन किए गए। 60,000 आवेदन आपके अकेले जयपुर से किए गए और दूसरे स्थान पर है आपका जोधपुर जिला। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। राजस्थान से जितने आवेदन किए गए, राजस्थान में कुल आवेदनों का, जितने भी आवेदन किए गए, कुल आवेदन किए गए, जितने भी आवेदन किए, कुल आवेदनों का 34%, कितने परसेंट? कुल आवेदनों का 34% महिलाओं ने आवेदन किया। मतलब महिलाओं ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, महिलाएं भी स्वनिधि खुद ऋण लेना चाहती है। कुल आवेदन का 34% महिलाओं ने बताया। इस योजना में कुल आवेदन किए गए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 70% एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से आवेदन प्राप्त हुए हैं। पीएम स्वनिधि योजना क्या करती है? छोटे व्यापारी जो होते हैं, छोटे रेहड़ी पटरी वाले व्यापारी होते हैं, उन्हें ऋण देती है, उनके बैंक खातों में पैसे डालती है, ऋण देती है। किसी व्यापारी ने समय पर ऋण चुका दिया, किसी व्यक्ति ने यदि समय पर ऋण चुकाया, जितना भी लिया है, 1 लाख का, 2 लाख का, 50,000 का ऋण लिया है और ऋण समय पर दे दिया, तो आपको 7% की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी मिल जाएगी। सरकार आपको 7% की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी देगी। बहुत अच्छी बात है भाई, अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल एक छोटी अच्छी सी योजना है पीएम स्वनिधि योजना। और आपको याद रखना है कि लोगों को पैसा देती है सरकार, ऋण देती है कि आप खुद का व्यवसाय चला सको, आपके व्यवसाय को इम्प्रूव कर सको। छोटे व्यापारियों को ऋण दिया जाता है, समय पर आप ऋण देते हो तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी। इसमें महिलाओं की अच्छी योगदान है। राजस्थान में कुल आवेदनों का 60% महिलाओं ने दिया है। आवेदन के मामले में हमारा जयपुर शहर पहले स्थान पर आया है, इस बात को याद रखनी है। अब है अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना। अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना थोड़ी चर्चा में है। 2500 करोड़ रुपए के लिए इसके लिए बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है। बांसवाड़ा जिले में वृहत सिंचाई प्रणाली का निर्माण करना, पर हाई कैनाल परियोजना जो है, इसके तहत बांसवाड़ा में, कहां पर? बांसवाड़ा में वृहत सिंचाई प्रणाली का विकास किया जाएगा। वृहत सिंचाई प्रणाली का विकास किया जाएगा बांसवाड़ा में और इसके लिए योजना शुरू की गई है। वृहत सिंचाई प्रणाली का विकास किया जाएगा और इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है 2500 करोड़ रुपए का। कितने करोड़ रुपए का भाई? 2500 करोड़ रुपए का, 2500 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है कि अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना शुरू की जाएगी। ठीक है, बांसवाड़ा के बागीदौरा, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, आनंदपुरा, गांगड़ताई, 6 तहसीलों में आपके ये कैनाल है, काम करेगी। 338 गांवों के लगभग 42,000 हेक्टेयर भूमि को जल आपूर्ति प्रदान की जाएगी। सिंचाई जल उपलब्ध करवाने हेतु लिफ्ट कैनाल प्रणाली लागू की गई है, लागू की जाएगी भैया, है ना? ये योजना याद रखनी है। क्या नाम है? अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना। हाल ही में राजस्थान की कौन सी पर हाई कैनाल लिफ्ट परियोजना के लिए 2500 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है? बिल्कुल परीक्षा में प्रश्न आएगा कि हाल ही में कौन सी परियोजना, कौन सी सिंचाई परियोजना, कौन सी अपर हाई कैनाल परियोजना के लिए 2500 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है? वो परियोजना है आपके बांसवाड़ा की लिफ्ट परियोजना। इसके तहत बांसवाड़ा की 6 तहसीलों को जलापूर्ति की जाएगी। बिल्कुल याद रखना है भाई, बांसवाड़ा की है, 6 तहसील है, 338 गांवों के 42,000 हेक्टेयर भूमि में आपके इस तरह की जलापूर्ति की जाएगी। अपर हाई लेवल कैनाल जो तकनीक है, इसके लिए जनसंख्या को लाभ की बात करें तो लगभग 3.5 लाख आबादी को लाभ मिलेगा। स्काडा प्रणाली इसमें काम करेगी। आधुनिक डिजिटल नियंत्रण व निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी भाई। ठीक है, क्या नाम है? स्काडा प्रणाली। स्काडा प्रणाली के बारे में पहले ही बता चुका हूं मैं कि कौन कौन से बांधों में प्रणाली काम कर रही है। जल वितरण एवं प्रवाह की ऑनलाइन पारदर्शिता की जाएगी, निगरानी रखी जाएगी। परियोजना में मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी है? 102 किलोमीटर लंबाई है परियोजना की। जो मुख्य नहर है, मुख्य नहर है, मुख्य नहर, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 102 किलोमीटर, लंबाई है 102 किलोमीटर। इसके लिए व्यय कितना किया जाएगा? व्यय, इसके लिए व्यय होगा 2500 करोड़ रुपए का, 2500 करोड़ रुपए का। जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में कितनी तहसीलें हैं? 6 तहसीलें। 6 तहसीलों को पेयजल मिलेगा, पानी मिलेगा खेतों को, भूमि के लिए, है ना? 42,000 हेक्टेयर भूमि को
सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। लगभग 3.5 लाख लोगों को, लगभग 3.5 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लगभग 338 गांवों को ये पेयजल मिलेगा, गांवों को पानी की सुविधा मिलेगी। ये बात थी आपके अपर हाई लेवल कैनाल योजना की। ये योजना बांसवाड़ा में शुरू की गई है। 2500 करोड़ इसका व्यय है। 102 किलोमीटर की ये पूरी योजना है। 6 तहसीलों के 338 गांवों में 42,000 किलोमीटर के हेक्टेयर क्षेत्र में 3.5 लाख लोगों को ये योजना लाभ देगी। और इस योजना में स्काडा प्रणाली भी लागू की जाएगी। स्काडा प्रणाली लागू की जाएगी, इसका मतलब है इस प्रणाली में आधुनिक डिजिटल नियंत्रण व निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद में है कृषक उपहार योजना। कृषक उपहार योजना राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर संचालित की गई है। कृषक उपहार योजना कृषि विभाग द्वारा शुरू की जाएगी, नाम से ही पता चल रहा है कृषक उपहार योजना। कृषि विभाग द्वारा कृषक उपहार योजना शुरू की गई है। इसमें राज्य स्तरीय लॉटरी विजेताओं की घोषणा की गई है। कृषक उपहार योजना को लाभार्थी होते हैं तो लॉटरी लॉटरी के आधार पर लाभार्थी विजेता का निर्धारण किया जाता है। लॉटरी के आधार पर हाल ही में 16 जून 2026 को इस तरह की लॉटरी निकाली गई। इनाम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से फसल प्रोत्साहन हेतु फसल बेचने हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है। ई नाम को बढ़ावा देने के लिए कृषक उपहार योजना कुल मिला के ई नाम को बढ़ावा देती है। और ई नाम के बारे में मैंने आपको पहले पिछले महीने की करंट अफेयर में बहुत डिटेल में बताया कि ई नाम की स्थापना कब होती है, ई नाम के क्या उद्देश्य है। राजस्थान ई नाम पर फसल बेचने के मामले में देश में कौन से स्थान पर है। ई नाम के थ्रू जो व्यापार करते हो उसमें आमदनी के मामले में राजस्थान कितने कौन से स्थान पर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपने पढ़ा होगा, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कमेंट करके कि राजस्थान ई नाम योजना के तहत फसल बेचने के मामले में देश में कौन से स्थान पर है, इसका कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। तो ई नाम को प्रोत्साहन देने के लिए ताकि किसान वहां पे फसल बेच सके, इसके लिए कृषक उपहार योजना शुरू की गई है। लॉटरी सिस्टम पर ये योजना चलती है। और अभी आपके 16 जून को लॉटरी लगाई गई थी कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। इसमें कृषि विपणन में डिजिटल लेनदेन किया जाता है। ई भुगतान को सुगम बनाने के लिए आपको पता है कि ई नाम प्लेटफॉर्म से, ई नाम मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, मतलब राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है, उसमें आप फसलों को ऑनलाइन बेचते हो। फसल ऑनलाइन बेचोगे तो पैसा भी आपके पास में ऑनलाइन आएगा। तो क्या फायदा हो गया इससे? एक तो डिजिटल लेन-देन आपका हो गया। दूसरा, आपको फसल का एक वास्तविक मूल्य मिल गया। भई आप जो मंडी में जाते थे, वहाँ पे जो बिचौलिए होते थे, उनसे आप बार-बार में भाव कम कराना, ज़्यादा कराना इस तरह करते थे। वो उनका एक ग्रुप होता था मंडी में। ग्रुप बना के वो कहते थे कि भई हम तो इतने रुपए में फसल खरीदेंगे, इससे ज़्यादा पैसा नहीं देंगे। सबके पास में यही मूल्य होता था। ऑनलाइन देश के किसी भी मार्केट में फसल बेच सकते हो, ऑनलाइन देश के किसी भी व्यक्ति को फसल बेच सकते हो। तो ये फायदा आपको हो गया कि आपको उस फसल का वास्तविक मूल्य या अच्छा मूल्य आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के ई-नाम को बढ़ावा देने के लिए कृषक उपहार योजना शुरू की गई है। वास्तविक बात याद रखनी है, इस योजना में लाभार्थी का चयन लॉटरी सिस्टम पर किया जाएगा। राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तरीय योजना को शुरू किया गया है। और अभी 16 जून को इसकी लॉटरी शुरू की गई थी। इस बात को याद रखना है। ई बाजार ई नाम को बढ़ावा देने के लिए कृषक उपहार योजना आपको याद रखनी है। तो इस उपहार योजना के तहत कौन-कौन विजेता रहे? प्रथम पुरस्कार को 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, द्वितीय पुरस्कार को 1.5 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार को 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। किस कौन सी योजना के तहत? कृषक उपहार योजना के तहत जो इनाम प्रदान किया जाता है लॉटरी में, उस योजना में जो पहला स्थान प्राप्त करता है उसको 2.5 लाख रुपए, दूसरे स्थान को 1.5 लाख, पहले स्थान को तीसरे स्थान को 1 लाख रुपए की इनाम राशि प्रदान की जाती है। पहले स्थान पर विद्या देवी को 2.5 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर है हंसराज, इसको 1.5 लाख रुपए, तीसरे स्थान पर है सुखराम, इसको 1 लाख रुपए की राशि प्रदान कर दी गई। श्री विजयनगर कृषि मंडी से है विद्या देवी, राय सिंह नगर कृषि मंडी से है हंसराज और मेड़ता सिटी कृषि मंडी से है सुखराम। बिल्कुल, ये मंडियों के नाम तो मत याद रखना, लेकिन विजेताओं के नाम याद रखने हैं, विद्या देवी, हंसराज और सुखराम। विद्या देवी महिला है, याद रखना, पहले स्थान पर है, 2.5 लाख रुपए मिले पहले स्थान वाले को। दूसरे स्थान पर हंसराज है, 1.5 लाख रुपए, तीसरे स्थान पर सुखराम है, 1 लाख रुपए की इनाम राशि कृषक उपहार योजना के तहत इसको प्रदान की गई। उसके बाद में है एक जिला एक उत्पाद योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में मैंने बताया था राजस्थान में आपको पंचगौरव। मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ आपको पंचगौरव के मामले में। पंचगौरव से मतलब होता है कि आपको एक जिले के लिए एक उत्पाद, एक जिले के लिए एक उपज, है ना? एक जिले के लिए एक उपज, कृषि उत्पाद जो है आपका, उत्पाद हो गया, फसल हो गया, खेल हो गया, एक पर्यटन स्थल हो गया, एक वनस्पति होगी। उपज में आपको फसल भी रख लेनी है, याद है ना? फसल भी इसको बोलते हैं आप। एक जिले का एक उत्पाद होगा, एक जिले की एक फसल होगी, एक जिले का एक खेल होगा, एक जिले का एक पर्यटन होगा, एक जिले का पर्यटन स्थल होगा और एक जिले की एक वनस्पति होगी।
ये 5 जो स्थान है, 5 जो चीज़ें हैं, किसी एक जिले में 5 चीज़ों का आप डेवलप करते हो, वो डेवलपमेंट करते हो, तो आप ये मान लीजिए पूरे जिले का विकास हो जाता है। उसी को बढ़ावा दोगे, तो वहाँ के लोगों को आय मिलेगी। उत्पाद को बढ़ावा दोगे, वहाँ के जो काम करने वाले हैं, छोटे-मोटे व्यापारी है, हस्तशिल्प उद्योग है, उसको बढ़ावा मिलेगा। खेल को बढ़ावा दोगे, युवाओं को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा लोगों को, ठीक है? एजुकेशन में जो वजन बढ़ा हुआ बर्डन आ रखा है उसको कम मिलेगा, युवा को एक मौका मिलेगा किसी अन्य क्षेत्र में काम करने के लिए, पर्यटन स्थल से और अन्य लोगों को आपके आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका विकास होगा। वनस्पति को बढ़ावा दोगे आप, तो ये 5 उत्पाद है जिनको आप किसी एक जिले में बढ़ावा दोगे। इसके लिए राजस्थान सरकार ने पंचगौरव योजना शुरू की गई है। लेकिन इसमें जो खास बात चलती है आपके वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के बारे में। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपको याद रखना है, एक जिला एक उत्पाद, ये अलग से नीति शुरू कर दी गई है राजस्थान में, एक जिले का किसी एक उत्पाद होगा और इसका बहुत बार प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ लिया गया है। आरएस मेंस में भी यहाँ से प्रश्न आया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी का। 13 मई 2026 को इसको मंजूरी प्रदान की गई है। पंचगौरव राज्य स्तरीय समिति द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्य सचिव के कौन है वर्तमान में? बी श्रीनिवासन है। इनकी अध्यक्षता में के समिति की अध्यक्षता की गई है। कुल 18.19 करोड़ रुपए के भारी धनराशि स्वीकृति प्रदान की गई है। 5 प्रमुख जिलों में नवीन परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। मतलब ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में पूरे जिलों में, पूरे 41 जिलों में आपके एक जिले का एक उत्पाद निश्चित कर दिया गया है। लेकिन हाल ही में राजस्थान सरकार ने ऐसा कहा कि हम 5 जिलों में एक योजना शुरू कर रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी। 5 जिलों में हम कुछ विकास काम करेंगे इसके मामले में। और इस समिति की अध्यक्षता की है बी श्रीनिवासन जो कि राजस्थान के मुख्य सचिव है। 13 मई को इस योजना को शुरू किया गया है। पहली बात तो करते हैं दौसा और चूरू की। ये 5 जिले हैं, पहला जिला है दौसा और चूरू। दौसा में पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, तो एक जिले में एक प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। दौसा के पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 3.30 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना को मंजूरी दी गई है। गुणवत्ता सुधार हेतु टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। बात करते हैं चूरू की, तो चूरू के लकड़ी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2.50 करोड़ रुपए की लकड़ी से संबंधित विकास परियोजना शुरू की गई है। सारी बात याद रखनी है कि पूरी योजना में 18.19 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुल कितने पैसे खर्च करने हैं? कुल करने हैं 18.19 करोड़ रुपए। 18.19 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। जैसे दौसा में 3.30 कर दिए, चूरू में 2.50 कर दिए, तो हर जिले का आपको पैसा याद नहीं रखना। कुल मिला के इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में वैसे तो 41 जिलों के एक प्रोजेक्ट है, हर 41 जिलों में प्रोडक्ट को बढ़ावा देना, मतलब एक जिले का एक उत्पाद है। लेकिन हाल ही में सरकार ने 5 जिलों में स्पेशल रूप से इसको शुरू किया है। 5 जिलों में एक योजना शुरू की गई है 18.19 करोड़ रुपए की। उसमें उन 5 जिलों के प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे दौसा के पत्थर को, चूरू के लकड़ी के उत्पाद को, दौसा के पत्थर उत्पाद, चूरू के लकड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। चूरू में लकड़ी उत्पादों की टेस्टिंग हेतु कॉमन बीआईएस टेस्टिंग लैब, बीआईएस मानक होते हैं, तो उसके लिए टेस्टिंग लैब का निर्माण करना। रीजनिंग जो आपकी सीजनिंग सुविधा है, लकड़ी को दीर्घायु तक बनाने के लिए रीजनिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। रीजनिंग प्लांट की स्थापना करना, बीआईएस सेंटर की स्थापना करना चूरू में है लकड़ी उत्पादों के लिए। दौसा में है पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 3.30 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। व्यय कितना है? याद रखना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में अब है डिडवाना कुचामन। डिडवाना कुचामन में 5 करोड़ रुपए की लागत से स्टोन प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्टोन प्रोसेसिंग प्लांट, स्टोन प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ है? डिडवाना में है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना सारी बातें। सीएनसी मशीन टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी। फलोदी में सोनमुखी को बढ़ावा देने के लिए, फलोदी में सोनमुखी को बढ़ावा देने के लिए, सोनमुखी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। बालोतरा में वस्त्र क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। 5 करोड़ रुपए की लागत से टेक्सटाइल प्रिंटिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। मैं बोल रहा था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के तहत में, बिल्कुल आपको याद रखना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के तहत में हाल ही में इस पॉलिसी को शुरू किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में याद रखना है 5 जिलों के लिए सरकार ने अभी अनुमति प्रदान की है। 5 जिलों में कितने पैसा खर्च किया जाएगा? 5 जिलों में 18.19 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। 18.19 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा 5 जिलों में। इन 5 जिलों में कौन-कौन शामिल है? इन 5 जिलों में है दौसा, दूसरा है चूरू, 5 जिलों में है दौसा, चूरू, तीसरा है फलोदी, चौथा है डिडवाना कुचामन, चौथा है डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन, और 5वां है आपके बालोतरा, बालोतरा। इन 5 जिलों में हाल ही में सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के तहत योजना शुरू की है, परियोजना शुरू की गई है, जिसमें सरकार ने कहा कि हम दौसा में
पत्थर उत्पाद को बढ़ावा देंगे। दौसा में पत्थर उत्पाद के लिए आपके फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। चूरू में लकड़ी के उत्पाद के लिए चूरू में लकड़ी के उत्पाद के लिए 22 मानकों के लिए सेंटर स्थापित किया जाएगा। फलौदी में क्या है? फलौदी में क्या था भाई, नाम बताओ? सोनामुखी। सोनामुखी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए फलौदी में सोनामुखी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए। निडवाना कुचामन में क्या है भाई? निडवाना कुचामन में क्या है? निडवाना कुचामन में है आपके स्टोन प्रोसेसिंग प्लांट। यहाँ भी आपके स्टोन के लिए है, स्टोन प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी, स्टोन प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। बालोतरा में है टेक्सटाइल, बालोतरा में है टेक्सटाइल या फिर आप कह दीजिए वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत में वस्त्र उद्योग बालोतरा का जिला एक उत्पाद है भाई। ठीक है, ये 5 बातें पढ़ रहे थे अपन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में। दौसा, चूरू, फलौदी, डिडवाना, कुचामन और बालोतरा, इन 5 जिलों में योजना शुरू की गई है। 18.19 करोड़ रुपए की योजना है, 5 जिलों में शुरू हो रही है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसको शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसको शुरू करने का फैसला लिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के तहत में। ये 5 जिले आपको याद रखने, यहाँ से प्रश्न आना चाहिए भाई, है ना? इसमें हाल ही में संशोधन किए गए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में 20 मई 2026 को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संशोधन किए गए, उसकी अधिसूचना जारी की गई। ये सभी नवीन नीतियां संशोधन जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। विस्तार करने वाली पूर्व स्थापित इकाइयों को भी लाभ दिया होगा। पुरानी सूक्ष्म, ये सारी कोई बात काम की बातें नहीं है, बस इतना याद रखना है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में 2026 में संशोधन किया गया, 2026 में संशोधन किया गया और इस संशोधन की अधिसूचना या फिर जानकारी की बात कर लीजिए आप, तो 20 मई 2026 को अधिसूचना की जानकारी दी गई। 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल से ये संशोधन लागू होंगे, है ना? तो इसमें जो पुरानी इकाइयाँ थी, पुराने उद्योग थे जो शामिल हुए थे इसमें, इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए, उनको भी इसमें लाभ दिया जाएगा, उन पे भी ये संशोधन लागू होंगे। 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभावी होंगे क्या? संशोधन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में ये संशोधन लागू होंगे। अधिसूचना जारी कर दी गई है 20 मई को 2026 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में संशोधन जारी किया गया है। ठीक है, उसके बाद में और क्या है? ये वैसे तो कोई काम का नहीं है पर याद रखना, सूक्ष्म इकाइयां, पूर्व स्थापित सूक्ष्म इकाइयों के विस्तार पर 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। लघु श्रेणी की पुरानी स्थापित इकाइयों को 15 लाख रुपए का मार्जिन मनी। पहले क्या था, ये क्या है? ये संशोधन है जो किया गया है इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में, जो संशोधन किया गया है वो क्या है कि सूक्ष्म इकाइयां, जो छोटे उद्योग है, छोटी इकाइयां है, उन 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में एक जिले में उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, इस जिले में उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कोई संस्थान, कोई औद्योगिक इकाई यदि काम करती है, उसको आपके 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, लघु श्रेणी की इकाइयों को 15 लाख रुपए का मार्जिन मनी है, सूक्ष्म इकाइयों को 20 लाख रुपए का है। एमएसएमई उद्योग होता है, एमएसएमई क्या पढ़ते हो आप? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। एमएसएमई में क्या आता है? एमएसएमई में क्या आता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। सूक्ष्म मतलब अत्यंत छोटे, लघु मतलब छोटे, मध्यम थोड़े से मतलब बड़े हैं पर बाकी छोटे ही है ना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, इनकी बात होती है एमएसएमई में। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सूक्ष्म उद्योग की, तो सूक्ष्म उद्योग यदि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के तहत आवेदन करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के तहत आवेदन करते हैं, 20 लाख रुपए। लघु इकाइयों की बात करें, लघु इकाई 15 लाख रुपए का मार्जिन मनी प्राप्त करेगी। पहले क्या था? पहले ये था कि पहले यह वित्तीय अनुदान केवल नवीन स्थापित इकाइयों को मिलता था। तो कोई कंपनी, कोई संस्थान, कोई औद्योगिक इकाई जिसकी बिल्कुल स्थापना हुई है, उसे ही ये लाभ मिलेगा। लेकिन क्या इसको चालू कर दिया गया अलग तरीके से? बात कर रहा था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी की। 5 जिलों के लिए योजना लागू की गई है। इसमें 18 करोड़ रुपए के लगभग लाभ दिया जाएगा। 5 जिले में है चूरू, फलौदी, टिटवाना, कुचामन, बालोतरा और दौसा। इनके प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में योजना शुरू की गई है। लेकिन मैं बोल रहा था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में वर्ष 2026 में संशोधन किया गया। तो ये संशोधन जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। संशोधन कब से लागू होंगे? संशोधन 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। समझने वाली बात है कि संशोधन हुआ क्या? पहले ये था कि जो ये लाभ मिलने हैं कि भाई सूक्ष्म इकाई है, लघु इकाई है, उनको जो लाभ मिलना है कि सूक्ष्म इकाई को कितने लाख रुपए का? 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा और लघु इकाई को 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पहले ऐसा था कि कोई नई इकाई स्थापित हुई है, कोई नई सूक्ष्म इकाई स्थापित हुई है तो उसको 20 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। कोई नई आपके लघु उद्योग बना है उसको 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए काम करेगा। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है।
सभी मतलब पुरानी इकाइयाँ भी कोई है तो वो भी चलेगी, कोई पुराना उद्योग है या कोई नया उद्योग है, सारे उद्योग इसमें शामिल हो जाएँगे। कोई भी इकाई जो सूक्ष्म उद्योग है, सूक्ष्म इंडस्ट्री है, सूक्ष्म कंपनी है, उस 20 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा, चाहे वह नई हो या पुरानी हो। पहले सिर्फ नई कंपनियों को लाभ मिलता था, अब नई व पुरानी सबको लाभ मिलेगा। बस इतनी सी बात है, इसको समझना भई। तो इसमें देखते हैं आगे और क्या-क्या है। भई ये जो बातें हैं ये कोई काम की नहीं है आपके, है ना? इसको छोड़ दीजिए आप। अन्य वित्तीय सहायता क्या-क्या है? ये भी आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए इनको। वैसे पढ़ा ही देता हूँ आपको ना, कभी प्रश्न आ गए इसमें गलती से तो आप लोग तो जीने नहीं देंगे, है ना? इसमें और क्या-क्या है? संस्थानों का दायरा। अब निजी संस्थानों के माध्यम से भी अपग्रेडेशन हो सकता है। मतलब पहले सरकारी संस्थान थे, अब निजी संस्थानों के माध्यम से भी अपग्रेडेशन की संभावना है, ठीक है? पहले केवल मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों को ही तकनीकी बदलाव मान्य था। तकनीकी बदलाव कोई संस्थान करता था तो पहले ये था कि सरकारी संस्थान ही करेगा। निजी संस्थान भी मान्य होगा इसके तहत में। कुल तकनीकी लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में। कुल जो जो संस्थान है उसकी कुल लागत जो है उसका 50% तकनीकी सहायता की बात कर रहा हूं मैं। तो तकनीकी लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। एडवांस मशीनरी आधुनिक सॉफ्टवेयर सिस्टम की स्थापना पर दे होगा ये लाभ, ठीक है। और क्या है आपके क्वालिटी व आईपीआर गुणवत्ता प्रमाणन एवं गुणवत्ता प्रमाणन एवं पेटेंट पर 3 लाख रुपए का सरकारी व्यय आपको दिया जाएगा, सरकारी पुनर्भरण आपको मिलेगा भाई, ठीक है। विपणन सहायता की बात करें तो राष्ट्रीय अपग्रेडेशन आयोजनों में भाग लेने पर 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपए, ये प्रावधान आपको याद रखने हैं भैया ना, ये प्रावधान आपको याद रखने हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। ये जो प्रावधान नीचे लिखे गए हैं ना, ये प्रावधान आपको याद रखने हैं। कि आपको गुणवत्ता प्रमाणन एवं पेटेंट पर 3 लाख रुपए तक का सरकारी पुनर्भरण दे होगा। पेटेंट पर या फिर आपके क्वालिटी पर 3 लाख रुपए का सरकारी पुनर्भरण आपको दे होगा, अनुदान आपको मिलेगा। राष्ट्रीय विपणन आयोजनों में आप भाग लेते हो, तो आपको 2 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर जो फीस होगी, उसका 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का पुनर्भरण भरण आपको मिलेगा 2 साल तक। वेबसाइट विकास या टेट लॉगिंग हेतु 75,000 रुपए की आपको एक मुफ्त सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है? वापस से आप देखते हो आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी को, थोड़ी-सी बड़ी हो चुकी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी। इसको ध्यान से समझना भई। वन जिला वन उत्पाद नीति, स्पीड से पढ़ेंगे भैया ना, करंट अफेयर स्पीड से पढ़ा जाता है। और यूट्यूब पर आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप अपने हिसाब से उन्हें कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? देखिए भैया वापस से, एक जिला एक उत्पाद नीति। मैंने कहा कि पंचगौरव के तहत में ये योजना शामिल होती है, वन जिला वन उत्पाद वाली, ठीक है? पंचगौरव में है उत्पाद, उपज, खेल, पर्यटन और वनस्पति। अभी हाल ही में 13 मई को पंचगौरव की एक राज्य स्तरीय समिति का आयोजन किया गया, बैठक आयोजित की गई। उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं वी श्रीनिवासन जो कि राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। उसमें कहा गया कि हम पंचगौरव के लिए 18.19 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना शुरू करेंगे। उस परियोजना में ये था कि हम 5 जिलों में 5 जिले कौन-कौन से हैं? 5 जिले उसमें आपके विकास किया जाएगा कुछ चीज़ों का, जैसे 5 जिलों में है दौसा, चूरू, फलोदी, डिडवाना, कुचामन और बालोतरा। तो इन 5 जिलों में हम प्रोडक्ट का विकास करेंगे, एक जिला एक उत्पाद का विकास करेंगे। दौसा में पत्थर उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, चूरू में लकड़ी के उत्पाद, फलोदी में सोनामुखी, डिडवाना, कुचामन में स्टोन प्रोडक्ट, बालोतरा में टेक्सटाइल उद्योग या वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये 18.19 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई है। पहली बात तो वो थी। दूसरी बात है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में संशोधन भी हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में संशोधन भी हुआ है। ये संशोधन 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। संशोधन जो हुए हैं उसमें ये है कि 20 मई 2026 को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा एक जारी की गई अधिसूचना, उसमें ये कहा गया कि पहले क्या हुआ करता था उद्योगों में, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी है उसके तहत जो अनुदान मिलना होता है, अनुदान सिर्फ नवीन संस्थान को ही मिलेगा। लेकिन अभी ये कह दिया गया है कि नए और पुराने दोनों संस्थानों को लाभ मिलेगा। यदि वह संस्थान सूक्ष्म संस्थान है, तो 20 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा, अनुदान मिलेगा। यदि वह संस्थान लघु श्रेणी का है, लघु श्रेणी का संस्थान है, तो उसको 15 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी मिलेगी। ठीक है? ये संशोधन किया गया। पहले सिर्फ ये नए संस्थानों के लिए था, अभी ये नए व पुराने दोनों पर लागू है। बाद में और क्या-क्या बातें कह दी गई कि पहले ये था कि जो तकनीकी अपग्रेडेशन है, तकनीकी विकास करना है, तकनीकी अपग्रेडेशन है, इसमें पहले पहले सिर्फ एक संशोधन तो क्या हो गया? अभी मैं संशोधन अलग से लिख देता हूँ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में संशोधन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में
संशोधन की मैं बात कर रहा हूँ। पहली बात संशोधन कौन सा था? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में जो संशोधन किए गए, पहली बात तो ये कि जो आपके अनुदान मिलना है, तो अनुदान पहले किसको मिलता था? अनुदान मिलता था पहले सिर्फ नए उद्योगों को, पहले सिर्फ नई इकाइयों को, नए उद्योगों को या नई यूनिट्स को लाभ मिलता था। क्या है? अब सभी में कौन-कौन है? भई एक तो सूक्ष्म इकाई हो जाएगी, एक लघु इकाई हो जाएगी। सूक्ष्म इकाई है तो उसको 20 लाख का, लघु इकाई जो है उसको 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। दूसरा आपके संस्थान क्या किया गया था? तकनीकी अपग्रेडेशन में तकनीकी अपग्रेडेशन में आपके संशोधन किया गया। तकनीकी अपग्रेडेशन में ये था कि पहले पहले सिर्फ कौन आएगा शामिल इसमें? सरकारी संस्थान शामिल थे। पहले सिर्फ सरकारी संस्थान इसमें शामिल थे। अब सरकारी व प्राइवेट दोनों संस्थानों को तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए अनुदान मिलेगा। अब निजी संस्थान प्लस सरकारी संस्थान दोनों ही शामिल कर लिए गए। निजी प्लस सरकारी संस्थान शामिल है इसमें भी, ठीक है? निजी व सरकारी संस्थान शामिल कर लिए गए तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए। ये दोनों बात समझनी भाई। पहले क्या था, अब क्या है? ये दोनों ही बात आपको बड़े अच्छे से आनी चाहिए कि पहले सिर्फ नए उद्योग थे, अभी सूक्ष्म व लघु उद्योग जो नए पुराने कोई से भी हो सकते हैं। पहले तकनीकी अपग्रेडेशन में क्या था? सरकारी संस्थान शामिल था। तकनीकी अपग्रेडेशन में सरकारी व निजी संस्थान दोनों ही शामिल है, ठीक है? तो इसमें यही था कि तकनीकी अपग्रेडेशन मान्य होगा निजी व पुराने संस्थानों के लिए। दूसरी बात ये है कि तकनीकी अपग्रेडेशन जो है इसमें कुल तकनीकी लागत का, अपग्रेडेशन की लागत का, कुल लागत का 50% या 5 लाख रुपए सरकार द्वारा देय होंगे। 50% या 5 लाख रुपए सरकार द्वारा देय होंगे तकनीकी अपग्रेडेशन पर। तो ये जो आपके ये पैरा है ना, ये वाली स्लाइड, ये आपके काम की है संशोधन के मामले में। ये संशोधन जो किया गया कि पहले क्या था और अब क्या है। कुल जो तकनीकी अपग्रेडेशन की लागत है उसका 50% या 5 लाख रुपए सरकार आपको देगी, ठीक है? ये तो बातें होगी संशोधन की। बात करेंगे इस पूरी नीति में क्या-क्या आपको प्रावधान किए गए हैं। और तो इसमें ये है कि आईपीआर के लिए, आईपीआर मतलब आप उसको प्रोटेक्ट करवाते हो, तो उसके लिए सरकार आपको 3 लाख रुपए तक का सरकारी पुनर्भरण मिलेगा। विपणन सहायता के रूप में 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म की फीस का 1 लाख रुपए पर वर्ष मिलेगा आपको 2 साल तक के लिए। डिजिटल वेबसाइट के माध्यम से आप प्रचार करते हो तो आपको 75,000 रुपए की एकमुश्त सहायता आपको मिल जाएगी। उसके बाद में है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है आरआरटीएस, ये थोड़ा चर्चा में है, इसको थोड़ा ध्यान रखना भाई। यहाँ से प्रश्न आएगा, सार्वजनिक परिवहन हेतु डिजाइन की गई हाई स्पीड रेल प्रणाली, सार्वजनिक परिवहन हेतु डिजाइन की गई हाई स्पीड रेल प्रणाली के तौर पर आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शुरू किया गया है, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर जो क्षेत्र आता है दिल्ली वाला की विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु इसका विकास किया जाएगा। कुल 8 आरआरटीएस कॉरिडोर विकास हेतु चिन्हित किए गए हैं। आरआरटीएस योजना शुरू की गई है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसमें 8 कॉरिडोर को शामिल किया गया है। इसके तहत 8 कॉरिडोर का विकास किया जाएगा, इस बात को याद रखना। और आरआरटीएस जो है वो एनसीआर क्षेत्र का विकास करेगी। एनसीआर क्षेत्र में आपके परिवहन का विकास करेगी। दिल्ली वाला जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें विकास करेगी, ठीक है? सार्वजनिक परिवहन हेतु डिजाइन की गई हाई स्पीड रेल प्रणाली है जो एनसीआर क्षेत्रों में जोड़ेगी, एनसीआर क्षेत्रों को जोड़ेगी भैया ना, इस बात को याद रखना। प्रथम गलियारा है उसका डाटा जारी किया गया कि चरण में 3 प्रमुख कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। कुल 8 कॉरिडोर बनने हैं। कुल 8 आरआरटीएस कॉरिडोर बनने हैं, जिसमें से पहले चरण में 3 कॉरिडोर बनेंगे। चरण में ऐसे 3 कॉरिडोर बनेंगे। बिल्कुल याद रखना, मैं वापस से बोल रहा हूँ भई अभी हाल ही में सार्वजनिक परिवहन हेतु डिजाइन की गई हाई स्पीड रेल प्रणाली के लिए 8 रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शुरू किए गए हैं। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करते हैं और इन 8 कॉरिडोर में से पहले चरण में 3 कॉरिडोरों को शामिल किया जाएगा। कितने कॉरिडोरों को? 3 कॉरिडोरों को शामिल किया जाएगा। प्रथम चरण के कॉरिडोर की बात करें तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है। बाद में है दिल्ली गुरुग्राम एसएनवी अलवर कॉरिडोर। तो एसएनवी क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। बाद में है कॉरिडोर 3 दिल्ली पानीपत कॉरिडोर, हरियाणा राज्य क्षेत्र से संबंधित, ठीक है? दिल्ली पानीपत कॉरिडोर है, दिल्ली गुरुग्राम एसएनवी अलवर कॉरिडोर है और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर तीव्र गति से लिंक होने वाला एक कॉरिडोर है। राजस्थान को जोड़ने वाला कॉरिडोर है कॉरिडोर 2।
कॉरिडोर 2 राजस्थान को जोड़ने वाला कॉरिडोर है और इसमें याद रखना है इसको दिल्ली गुरुग्राम एसएनवी अलवर कॉरिडोर। बिल्कुल इसमें 5 स्टेशन है, दिल्ली गुरुग्राम प्लस एसएनवी। एसएनवी में क्या था ये आपको बताऊंगा मैं। दिल्ली पानीपत कॉरिडोर है वो हरियाणा वाला क्षेत्र है। राजस्थान औद्योगिक बेल्ट को सीधे तौर पर दिल्ली से जोड़ने के लिए राजस्थान के मामले में आरआरटीएस वाले जो कॉरिडोर है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में और बातें करेंगे। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ हो गया, दिल्ली गुरुग्राम एसएनवी हो गया और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर हो गया। 3 कॉरिडोर हो गया आपके भाई। ठीक है, मैं बात करूंगा सिर्फ राजस्थान वाले कॉरिडोर के बारे में क्योंकि यही आपके करंट अफेयर राजस्थान वाली करंट अफेयर्स का काम का है भाई। दिल्ली गुरुग्राम एसएनवी अलवर कॉरिडोर जो है इसकी कुल लंबाई है 196 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 196 किलोमीटर। यात्रियों की सुगमता हेतु पूरे रूट पर कुल 22 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर में 22 स्टेशन बनेंगे। दिल्ली गुरुग्राम एसएनवी कॉरिडोर में 22 रेलवे स्टेशन बनेंगे। दिल्ली एसएनवी खंड जो है कॉरिडोर का पहला हिस्सा दिल्ली से एसएनवी तक 105 किलोमीटर लंबा होगा। पहला हिस्सा जो होगा ना कॉरिडोर का वो 105 किलोमीटर लंबा होगा। एसएनवी में दिल्ली एसएनवी प्रथम चरण खंड में 16 स्टेशन शामिल है, ये कोई काम की बात नहीं है। ठीक है, और क्या है भाई आपके एसएनवी क्या है भाई? एसएनवी में क्या क्या आएगा आपके, अभी इसको देख लीजिए क्योंकि एसएनवी वाला आपको याद रखना कि शाहजहानपुर, नीमराणा और बहरोड। एसएनवी एसएनवी शुरू होगा कहां से? एसएनवी जो है आपके एसएनवी में आएगा आपके शाहजहानपुर, शाहजहानपुर। ठीक है, उसके बाद में है नीमराणा, उसके बाद में है बहरोड। तो ये राजस्थान के रेलवे स्टेशन है जो इसमें शामिल होंगे। पूरा नाम दिया गया है कॉरिडोर को। और है सोतनवाला इलाके मुख्य स्टेशन होंगे। एसएनवी अलवर कॉरिडोर का विस्तार है 58 किलोमीटर की लंबाई में प्रस्तावित रेल कॉरिडोर भाग है। और दो स्टेशन है खैरतल अलवर शहर स्टेशन इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राजस्थान में कुल 91 किलोमीटर लंबा ट्रैक एवं 6 स्टेशन प्रस्तावित है। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली एसएनवी कॉरिडोर की। दिल्ली गुरुग्राम एसएनवी अलवर कॉरिडोर, दिल्ली गुरुग्राम एसएनवी अलवर कॉरिडोर, ये पूरा कॉरिडोर है। पूरी रामायण आप समझना भैया। ठीक है, मैं पहले कुछ बोलूंगा उसको ध्यान से समझना और बातें मैं आपको बाद में बता दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ आरआरटीएस की। आरआरटीएस एनसीआर क्षेत्र है ना दिल्ली वाला, एनसीआर क्षेत्र को जोड़ने के लिए, एनसीआर क्षेत्र को जोड़ने के लिए, एनसीआर क्षेत्र को जोड़ने के लिए ध्यान से समझना। एनसीआर क्षेत्र वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र होता है। उसको जोड़ने के लिए आरआरटीएस कॉरिडोर बनाए जाएंगे 8। ऐसे 8 आरआरटीएस कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहली बात तो ये समझना। और इसके पहले चरण में, प्रथम चरण में 3 कॉरिडोर बनेंगे। 3 कॉरिडोर बनेंगे। इसमें से एक बनेगा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, और लड़के मैं यूपी तरफ कर देता हूँ ना, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। दूसरा बनेगा दिल्ली पानीपत, ये भी आपके काम का नहीं है। तीसरा को मैं नाम दे देता हूँ, ऑफिशियली नाम नहीं है पर मैं बोल दूं कि दिल्ली अलवर कॉरिडोर, दिल्ली अलवर कॉरिडोर है ना। हालांकि अलवर से पहले क्या क्या नाम है? दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी कॉरिडोर। तो इसमें पहले चरण में 3 कॉरिडोर बनेंगे, दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत, दिल्ली अलवर। राजस्थान करंट अफेयर्स के मामले में दिल्ली अलवर वाला कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान को सीधे दिल्ली वाले क्षेत्र से जोड़ देगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ देगा। कौन सा कॉरिडोर? दिल्ली अलवर कॉरिडोर, ये दूसरे नंबर का कॉरिडोर है। ठीक है, तो इसका विकास किया जाएगा। अब है दिल्ली गुरुग्राम कॉरिडोर या फिर एसएनबी कॉरिडोर जिसके मैं बारे में बात कर रहा हूं। तो एसएनबी में क्या है? एसएनबी का मतलब है शाहजहानपुर, शाहजहानपुर स्टेशन इसमें शामिल आएगा। नीमराणा स्टेशन इसमें शामिल है और बहरोड स्टेशन इसमें शामिल है और खैरतल तिजारा स्टेशन भी इसमें शामिल है। खैरतल तिजारा इसमें शामिल है। अलवर स्टेशन भी इसमें शामिल है। ये पूरा कॉरिडोर होगा 191 किलोमीटर लंबा। ये पूरा किलोमीटर आपके 191 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर होगा। इसको याद रखना है एसएनबी कॉरिडोर पे पूरा जो आपके दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी कॉरिडोर जो है 196 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर है। माफ करना, 196 किलोमीटर का ये पूरा कॉरिडोर होने वाला है। कितने का? 196 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा, जिसमें से एसएनबी कॉरिडोर, मात्र एसएनबी कॉरिडोर की बात करें तो एसएनबी कॉरिडोर कितने किलोमीटर होगा? किलोमीटर का। केवल एसएनबी मतलब शाहजहानपुर नीमराणा बहरोड, ये है 58 किलोमीटर का कॉरिडोर। कितने किलोमीटर का है? 58 किलोमीटर का। दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर कॉरिडोर 196 किलोमीटर का है, उसमें से एसएनबी वाला हिस्सा 58 किलोमीटर का है। राजस्थान में बात करें कुल लंबाई की, तो कुल लंबाई है 91 किलोमीटर। पूरे इस कॉरिडोर में, दिल्ली एसएनबी कॉरिडोर में कितने स्टेशन है? रेलवे स्टेशन 22 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है। इसमें 22 स्टेशन इसमें शामिल है। 22 स्टेशन इसमें शामिल है। लेकिन केवल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 6 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है। राजस्थान में 6 स्टेशन इसमें शामिल है। राजस्थान में 6 स्टेशन इसमें शामिल है।
कुल 6 स्टेशन शामिल है। राजस्थान में कुल लंबाई है 91 किलोमीटर। राजस्थान में कुल लंबाई है 91 किलोमीटर। कुल राजस्थान में 91 किलोमीटर चलेगा, जिसमें से आपके केवल 52 किलोमीटर तो एसएनबी हो जाएगा, शाहजहानपुर, नीमराना, बहरोड। तो राजस्थान में 6 स्टेशन है, कुल लंबाई है राजस्थान में 91 किलोमीटर। ठीक है, और क्या-क्या बातें थी एक बार टॉप कर लेता हूँ। अलवर हो गया, खैरतल हो गया, ठीक है, खैरतल हो गया, सोतनवाड़ा हो गया। 30 किलोमीटर की कुल लंबाई में रेलवे ट्रैक का विस्तार होगा। 196 22 स्टेशन, ठीक है भाई, ठीक है। सारी बातें मैं समझा देता हूँ आपको शॉर्ट में एक ही स्लाइड में। मैं बात कर रहा था कि हाल ही में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को जोड़ने के लिए, ठीक है, कुल मिला के ट्रेन सिस्टम से जोड़ने के लिए, परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 8 कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है। हाई स्पीड कॉरिडोर है। इनमें से पहले 3 चरण में 3 कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ वाला कॉरिडोर हो गया, वो कि हाई स्पीड कॉरिडोर है। उसके बाद में दिल्ली पानीपत कॉरिडोर हो जाएगा, जो कि हरियाणा क्षेत्र में है। और तीसरा कॉरिडोर है आपके दिल्ली गुरुग्राम और एसएनबी कॉरिडोर, एसएनबी अलवर कॉरिडोर। तो एसएनबी में है शाहजहांपुर, नीमराना और बहरोड कॉरिडोर। मैं बात करूंगा इस वाले कॉरिडोर की, क्योंकि राजस्थान से संबंधित है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई है 196 किलोमीटर। इस एसएनबी कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है 196 किलोमीटर। और इस कॉरिडोर में 22 स्टेशन शामिल है। दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर कॉरिडोर, 10 15 20 स्टार लगा लो, ठीक है। 22 स्टेशन शामिल है। 196 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। शाहजहानपुर, नीमराना, भैरोड, खेलवर, अलवर, खैरतल, अलवर, ये इसके स्टेशन आने हैं। एसएनबी कॉरिडोर की बात करें, एसएनबी कॉरिडोर सिर्फ एसएनबी शाहजहानपुर, नीमराना, बहरोड 51 किलोमीटर लंबा है। लेकिन मैं बात करूं पूरे दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर कॉरिडोर की, तो राजस्थान में ये 91 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। राजस्थान में 6 स्टेशन इसमें शामिल होते हैं भाई, ठीक है। ये सारी बातें हैं इस योजना की, इसको समझना भाई। आगे है वरिष्ठ स्वीकृत पत्रकार सम्मान निधि। हाल ही में आपको पता है कि वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन देने की बातें चल रही है, और ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछ लिया। सेकंड ग्रेड में आरपीएससी ने इस प्रश्न को पूछ लिया है। आरपीएससी ने इसको पूछ लिया भाई, ठीक है। आरपीएससी ने इस प्रश्न को पूछ लिया भाई, कितनी कितनी राशि का वो है प्रावधान। सम्मान राशि की बात करें तो मासिक सम्मान राशि है 15,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दी गई है। मासिक सम्मान राशि, वरिष्ठ पत्रकारों को जो मासिक सम्मान राशि मिलती है वो 15,000 रुपए मिलती थी, उसको बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग डीआईपीआर ने इस तरह के नियमों में संशोधन किया है। पारिवारिक पेंशन की वृद्धि की बात करें तो यदि पत्रकार नहीं है, अब उनकी पत्नियां हैं, पत्रकार गुजर चुके हैं, तो उनकी पत्नी को 7500 रुपए मिलने होते तो बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया है। कुल मिला के वरिष्ठ पत्रकारों को जो पेंशन मिलनी है, वरिष्ठ पत्रकारों को जो पेंशन है, सम्मान राशि मिलनी है, तो सम्मान राशि की बात चल रही है, यही सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। उस व्यक्ति को मिलेंगे 18,000 रुपए। 18,000 रुपए मिलेंगे। यदि वह गुजर गया, उसकी पत्नी बची है, तो उसकी पत्नी को मिलेंगे 9,000 रुपए आधे। इतनी सी बात है। वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना मैं पहले भी बता चुका था। जब योजना शुरू हुई थी तब भी मैंने बताया था। परीक्षा में प्रश्न आया है, तो आपको जो पढ़ाया है प्रश्न वहीं से पूछे जा रहे हैं। पुरानी वीडियोज में देख लेना, मैं शॉर्ट भी डाल दूंगा इसका। तो ये पढ़ा हुआ प्रश्न है, परीक्षा में आ चुका है, वापस चर्चा में था क्योंकि राशि बढ़ा दी गई है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नवीन बजट नियम थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा इस प्रस्ताव को अपनी वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी गई है, याद रखना भी, ठीक है। वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान निधि, या कहो कि पत्रकार सम्मान निधि 18,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगी, लेकिन यदि गुजर चुके हो तो आपकी पत्नी को 9,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे भाई, ठीक है। याद रखना है, इसमें याद रखना है कि समाचार पत्रों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूनतम आपने 20 वर्ष कार्य किया हो। ऐसा नहीं है कि हर कोई पत्रकार पहुंच जाएगा। कोई भी पत्रकार है वो पहुंच जाएगा पेंशन लेने, उनको नहीं मिलेगा लाभ। कम से कम आपने 20 साल तक उस क्षेत्र में काम किया है, तब आपको लाभ मिलेगा। दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक समाचार पत्र पत्रिकाओं या न्यूज एजेंसियों के आप पत्रकार रहे हो, आप पूर्णकालिक पत्रकार की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या उससे अधिक अधिक की होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि आप 20 साल के पहुंच गए, मैं पत्रकार बन गया भाई, मुझे पेंशन दे दो, ना भाई। आपकी उम्र होनी चाहिए 60 वर्ष। न्यूनतम आयु आपके लिए 60 वर्ष होनी चाहिए कि आप 60 वर्ष क्रॉस कर चुके हो, ठीक है। तो 60 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा। समाचार पत्रों के संपादक, प्रकाशक और मालिक भी लाभ के पात्र होंगे। बिल्कुल, कोई समाचार पत्र का कपूर चंद पुलिस का राजस्थान पत्रिका चलाते हैं तो उसको भी इस पेंशन, इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। आप आवेदन कीजिए, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकारों को जो योजना में शामिल किया गया है, उसकी उम्र होनी चाहिए 60 वर्ष या उससे अधिक, ठीक है। तो उनको मिलेगी मासिक 18,000 रुपए की सम्मान राशि। उनकी पत्नियों को मिलेगी मासिक 9,000 रुपए की सम्मान राशि, यदि पत्रकार गुजर चुका है। पत्रकार जिंदा है ना, तो भाई साहब 18,000 रुपए मिलेंगे पत्रकार को, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपने कम से कम मीडिया क्षेत्र में 20 साल काम किया है, न्यूनतम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या समाचार पत्रों में, ठीक है। और न्यूज एजेंसियों के आप पत्रकार हो, आपकी उम्र 60 साल है उससे अधिक है, तो ही आपको लाभ मिलेगा भाई, ठीक है।
तो आरपीएससी इस प्रश्न को पूछ चुका है, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है, आगे और भी प्रश्न ऐसे आएंगे। एक है सी टाइप मॉडल, सीईटीपी स्थापना हेतु हैम मॉडल बनाया गया। हैम योजना क्या होती है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है। हैम मॉडल थोड़ा सा फास्ट स्पीड से काम करता है भई, ये है ना, जल्दी जल्दी विकास करता है ये। आधारित जल शोधन प्लांट की नई गाइडलाइन। जल शोधन प्लांट के लिए एचएम हैम मॉडल पर जल शोधन प्लांट बनाने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। योजना औद्योगिक क्षेत्रों हेतु 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। दायरा है रिको एवं नॉन रिको दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में लागू की जाएगी इस योजना को, है ना। औद्योगिक जल निकासी के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। उद्योगों में से जो गंदा पानी निकलता है, ठीक है। सीईटीपी स्थापना हेतु हैम मॉडल, ये थोड़ा चर्चा में है, याद रखना है कि जो सीईटीपी वाला मॉडल है, इसमें ये होता है कि जो उद्योगों से जो गंदा पानी निकलता है, उस पानी के लिए, उस पानी के निस्तारण के लिए, उस गंदगी के निस्तारण के लिए हैम मॉडल शुरू किया गया है। और ये रिको व नॉन रिको दोनों क्षेत्रों के लिए शामिल है योजना, और ये 31 मार्च 2029 तक शामिल रहेगी। जो आपके सीईटीपी के लिए हैम मॉडल है, वो 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगा। इसमें रिको और नॉन रिको क्षेत्र शामिल है। इसमें रिको और नॉन रिको क्षेत्र दोनों शामिल हैं। बिल्कुल है मॉडल, आपको याद रखना है। ये क्या करेगा कि औद्योगिक क्षेत्रों में जल निकासी के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए भैया ना, औद्योगिक क्षेत्रों में जल की निकासी का वैज्ञानिक उपाय आपको बताएगा है मॉडल। इसमें याद रखना है शून्य द्रव विसर्जन, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जो तकनीक है, उस वक्त के लिए शोधन प्लांट की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार कुल परियोजना लागत का 80% और अधिकतम 150 करोड़ रुपए देगी। बचा कुचा 20% जो उद्योग है वो स्वयं उसकी हिस्सेदारी होगी, ठीक है। उद्योगों की हिस्सेदारी की बात करें, एसपीवी बनाकर स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाकर शेष 20% लागत उठानी होगी। संचालन दायित्व की बात करें तो उद्योगों के संघ होते हैं, संघ द्वारा ही प्लांट का दैनिक परिचालन किया जाएगा। संघ का जो प्रचारण है, जो उसका संचालन है, वो भी औद्योगिक संघ करेगा। 20% पैसा भी औद्योगिक संघ देगा, 80% पैसा सरकार देगी, अधिकतम 150 करोड़ रुपए तक का सरकार पैसा दे सकती है। हैम मॉडल, हैम मॉडल के लिए कुल मिला के शून्य द्रव विसर्जन है, उसके लिए भी काम किया जाएगा। जो पानी गंदगी निकलती है उद्योगों से, चाहे रिको के क्षेत्र में आने वाले उद्योग हो या नॉन रिको क्षेत्र में आने वाले उद्योग हो, उन उद्योगों के लिए गंदगी को, गंदे पानी को शोधन के लिए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो इसके लिए हैम मॉडल शुरू किया गया है सरकार ने। तो हैम मॉडल के तहत जो शोधन संयंत्र लगाना है, पूरी उसकी सफाई करवानी है, तो उसका 80% रुपए, 80% या अधिकतम 150 करोड़ रुपए तक सरकार देगी। ये किसका हिस्सा है? गवर्नमेंट का हिस्सा है। बचा कुचा 20% पैसा कौन देगा? औद्योगिक संघ देगा। औद्योग संघ देगा। औद्योगिक संघ एसपीवी बनाकर, स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाकर इसका क्रियान्वयन करेगी, और इसका संचालन भी एसपीवी करेगा। संचालन सरकार नहीं करेगी, संचालन भी उद्योग करेंगे दैनिक स्तर पर। इसलिए सरकार आपको 80% पैसे दे रही है कि हम पैसा दे रहा है, आप इसका संचालन कीजिए, ठीक है। और क्या है इसमें? निर्माण अध्वान, वो जो बनाया जाएगा भाई, जो कार्य किया जाना है निर्माण, उसके निर्माण के दौरान कुल 60% का अनुदान 20-20% की 3 किस्तों में सरकार द्वारा देय होगा, ठीक है। कालिक अनुदान, शेष 20% अनुदान राशि आगामी 20 वर्षों में दी जाएगी। सरकार ने बोला कि हम 80% पैसा देंगे। सरकार ने बोला कि हम 80% पैसा देंगे, कुल मिला के 150 करोड़ रुपए पैसा देंगे। लेकिन सरकार ने बोला ये पैसा हम एक साथ नहीं देंगे, आप निर्माण करोगे तो 20-20% की 3 किस्तें दी जाएगी, और उसके बाद में जो चौथी किस्त होगी 20 वर्षों में दी जाएगी। शेष 20% अनुदान राशि आगामी 20 साल के अंतर्गत आपको दी जाएगी। पुरानी योजना में परियोजना लागत का 75% है, या अधिकतम 100 करोड़ रुपए का अनुदान विकल्प है। भाई जो पुरानी योजना है उसके तहत भी 100 करोड़ रुपए का विचार है। इसमें रिको, आरएसपीसीबी एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इस योजना में जो अनुदान है इसका वितरण किया जाएगा। कोई काम की बातें नहीं है, बस इतना याद रखना है कि सरकार ने एक हैम मॉडल शुरू किया गया है, हैम मॉडल शुरू किया गया, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। उसके तहत आप जो उद्योगों से गंदा पानी निकलता है उसको बोलते हैं सीईटीपी, ठीक है। तो सीटैप मॉडल जो है उसमें ये है कि उद्योगों से जो गंदा पानी निकलता है, जो गंदा कचरा निकलता है, उसका शोधन करो, उसको आप ढंग से डिस्चार्ज करो, ठीक है। पानी निकल रहा है गंदा, तो उसके लिए सरकार ने बोला कि जो उद्योग है, जो औद्योगिक इकाई है, वह स्वयं उसका संचालन करेगी और ऐसे प्लांट बनाएगी उसके प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। उसके लिए सरकार ने बोला कि हम आपको 150 करोड़ रुपए तक या अधिकतम 80% पैसा आपको देंगे। ये जो पैसा दिया जाएगा, सरकार ने बोला हम आपको 4 किस्तों में ये पैसा देंगे। 20-20% की 3 किस्तें होगी, और अगली 20% पैसे हम आपको 20 साल बाद देंगे। तो योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चतुर्थ चरण शुरू हो चुका है। लक्ष्य 2024-25 से 2028-29 के दौरान लगभग 62,500 किलोमीटर की नवीन सड़कें बनाना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका एक प्रश्न आपके परीक्षा में आ ही जाता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना याद रखनी है, 2024-25 से 2028-29 तक देश भर में, पूरे देश में 62,500 किलोमीटर की सड़कें बनाना।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण चालू हो चुका है। चौथा चरण, चतुर्थ चरण चालू हो चुका है। इस चरण में ये कहा गया कि 62,500 किलोमीटर की सड़कें बनानी है पूरे देश में। सड़कें बनानी है पूरे देश में। बिल्कुल याद रखना है आपको इस बात को। और भारत सरकार ने इस चरण हेतु 70,125 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। कितना? 70,125 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। 70,125 करोड़ रुपए का बजट होगा। 62,500 किलोमीटर में 62,500 किलोमीटर में सड़कें बनाई जाएगी। 70,125 करोड़ रुपए का बजट आया है। बिल्कुल याद रखना। पूर्व चरणों के कार्यों में गुणवत्ता के नियंत्रण तंत्र में राजस्थान देश भर में दूसरे स्थान पर है। पूरे राजस्थान की बात करूं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान पूरे देश में इस तरह के कार्य गुणवत्ता के नियंत्रण में देश में दूसरे स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत में देश में स्वीकृत कुल सड़कों के मामले में राजस्थान देश में सर्वाधिक पहले स्थान पर है। मतलब स्वीकृत मामले, मतलब सर्वाधिक मंजूरी, देश में सर्वाधिक सड़कों की जो सर्वाधिक मंजूरी मिली है वो राजस्थान को मिली है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। वापस से समझना, बात चल रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात चल रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू हुआ। अभी कौन सा चरण शुरू हुआ है? चौथा चरण शुरू हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। इस चरण के लिए देश भर में 62,500 किलोमीटर, देश भर में 62,500 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएगी। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की भाई। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की भाई। ठीक है, 4.0। इस चौथे चरण में सड़कें बनेगी कितनी? 62,500 किलोमीटर सड़कें बनेगी। 62,500 किलोमीटर, 62,500 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएगी पूरे देश में। पूरे देश में पैसा कितना खर्च करेंगे? पैसा करेंगे 70,125 करोड़ रुपए। 70,125 करोड़ रुपए पैसा खर्च किया जाएगा और 62,500 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल याद रखना है। ये दो बातें हो गई। लेकिन अब ये बात है कि राजस्थान जो है, राजस्थान इस मामले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ओवरऑल मामले में, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की ओवरऑल की। ठीक है, तो राजस्थान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो स्वीकृति प्रदान की गई है सड़कों की, कुल सड़कों की स्वीकृति के मामले में सर्वाधिक है, पहले स्थान पर अग्रणी है। राजस्थान देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत में कुल सड़कों की लंबाई के मामले में स्वीकृति प्रदान की गई, उसमें राजस्थान पहले स्थान पर है। कार्य एवं गुणवत्ता नियंत्रण में, कार्य एवं गुणवत्ता नियंत्रण में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर। जो सड़कें बनी है उनकी गुणवत्ता के मामले में राजस्थान देश में सेकंड स्थान पर है। ये दो ही बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद में राजस्थान की रैंकिंग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजस्थान की रैंकिंग, जो कितनी सड़कें थी? 62,500 किलोमीटर सड़कें। 62,500 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की है। इसमें राजस्थान में 15,401 किलोमीटर सड़कों में से 3,219 किलोमीटर की सड़कें राजस्थान के हिस्से में आई है। कितनी आई है भाई? अभी तक 62,500 किलोमीटर सड़कें हैं, ये पूरी बननी है भाई। 62,500 किलोमीटर सड़कें बननी है 2028-29 तक। कब कब तक बननी है ये सड़कें? कब तक बननी है ये? 2028-29 तक बननी है। 2028-29 तक ये सड़कें बननी है। 28-29 तक ये सड़कें बननी है। 28-29 तक की छोड़ो, अभी पूरे देश में 15,401 किलोमीटर सड़कें स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 15,401 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति मिली है। क्या मिली है भाई? स्वीकृति मिली है। आप ध्यान से समझना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 62,500 किलोमीटर सड़कें बनेगी। 15,401 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। क्या दिया गया है? स्वीकृति। इसमें से 3,219 किलोमीटर सड़कें राजस्थान के हिस्से में आई है। मतलब 3,219 किलोमीटर की सड़कें राजस्थान में स्वीकृत हो चुकी है और स्वीकृति संख्या के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत सड़कें हुई है, उसके मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। लंबाई के मामले में जम्मू कश्मीर के बाद में दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक लंबी सड़कें जम्मू कश्मीर में बनेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत में चौथे चरण में सर्वाधिक लंबी सड़कें जम्मू कश्मीर में बनेगी। राजस्थान इस मामले में दूसरे स्थान पर है। प्रथम 3 चरणों में कुल 75,868 किलोमीटर की सड़कें पूरी कर राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। ओवरऑल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक जितनी सड़कें बनी है उसके मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू की गई थी योजना। 2000 से अब तक के लिए राजस्थान में जितनी भी सड़कें बनी है उसके मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर राजस्थान में 75,868 किलोमीटर सड़कें बनी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 75,868 सड़कें बनी है। ये गांवों को सड़क से जोड़ती है, गांव को सड़क से जोड़ने का काम करती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। राजस्थान में 75,868 किलोमीटर सड़कें बन चुकी है और राजस्थान इस मामले में देश में दूसरे स्थान पर है।
ये तो बात कर रहा हूँ ओवरऑल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। अब मैं बात करूँ चौथे चरण की बात बताऊँ, तो चौथे चरण में जो सड़कें स्वीकृत हुई है, उसके मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। लेकिन लंबाई के मामले में चौथे चरण में जो सड़कों की लंबाई स्वीकृत हुई है, उनके लंबाई के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है, स्वीकृति के मामले में पहले स्थान पर है। गुणवत्ता नियंत्रण में उत्कृष्ट पुरस्कार राजस्थान को मिला हुआ है। राजस्थान में तमिलनाडु को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता नियंत्रण के मामले में। ठीक है। अब है राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम। ये पढ़ेंगे अपन अगली वीडियो में। ठीक है। तो अभी तक अपन ने खासकर 5-6 पॉलिसी पढ़ी है, योजनाएं पढ़ी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी, कौशल नीति, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। तो ये 5-6 योजनाएं पढ़ी है और याद रखना यहाँ से एक प्रश्न आपका पक्का है। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं भैया ना। उसके बाद में ये चीजें है अपन अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।